नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घन एवं पासा। घन एवं पासा से कुछ प्रश्न आज मैं आपको हल कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। फार्मूला है शीर्ष घन बराबर 8, मध्य घनों की संख्या बराबर 12 गुणे n माइनस 2, केंद्रीय घनों की संख्या बराबर 6 गुणे n माइनस 2 की घात 2, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बराबर n माइनस 2 की घात 3, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बराबर n माइनस 2 की घात 3। n बराबर घन की बड़ी भुजा बटे घन की छोटी भुजा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एक बड़े घन को 216 छोटे घन में विभाजित किया जाता है तथा छोटे घन की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की माप क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे छोटे घनों की संख्या। लिखेंगे छोटे घनों की संख्या बराबर 216। अब इसका सूत्र होता है n की घात 3 बराबर 216। घात यहाँ से हटाएंगे, हो जाएगा अंडर रूट 216, और 216 का क्यूब होता है 6। 216 का क्यूब होता है 6। अब हमें ज्ञात करना क्या है, घन की भुजा की माप क्या होगी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बराबर n गुणे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा बराबर n हमारा है 6, छोटे घन की भुजा हमारा है 2 सेंटीमीटर, या हम 2 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रंगीन घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तब दो सतहों पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? अभी हमने फार्मूला बताया है। हमारा फार्मूला इसमें लगेगा मध्य घनों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य घनों की संख्या बराबर 12 गुणे n माइनस 2 बराबर 12। n हमारा है 3 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 3 माइनस 2 बराबर 12 गुणे 3 में से 1 गई, 3 में से 2 गई 1, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 27 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक घन की भुजा की माप क्या होगी? हमें यहाँ पर ज्ञात करना है भुजा की माप। तो हमारा सूत्र होता है n बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। अभी हमने आपको सूत्र बताया है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 बड़ी भुजा और छोटी भुजा है 9, ये हो जाएगा 9 कम 9 9 3 27 बराबर 3 सेंटीमीटर। यही भुजा की माप है और यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन की 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी? अभी हमने आपको सूत्र बताया है। तो लिखेंगे छोटी घनों की संख्या। हम लिखेंगे यहाँ पर छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर n क्यूब, ये जाएगा n क्यूब। तो छोटे घन हमारा है 3 सेंटीमीटर, 3 की हम यहाँ पर घात 3 कर देंगे और हमारे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को विभाजित किया जाता है तो केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। हमने भी आपको सूत्र बताया है कि केंद्रीय घनों की संख्या बराबर केंद्रीय घनों की संख्या बराबर 6 गुणे n-2 की घात 2 बराबर, ये हो जाएगा 6 और ये होगा 5 में -2 की घात 2 बराबर 6, 5 में से 2 गई 3, 3 की घात 2, ये हो जाएगा 6 गुणे 3 त्रिका 9, 9 बराबर 54, ये आपका 54 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, अभी हमने आपको घन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हल कराए हैं। अब हम पासा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट्स को ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हमारा आता है मानक पासा। ध्यान देना दोस्तों, ऐसा पासा जिसकी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तब दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ऐसे पासे को हम मानक पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पासा है, इसका एक फलक है 2, दूसरा 4 और तीसरा 6। अब 2 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा ना कि 7, और 2 और 6 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा ना कि 7, और जब हम 4 और 6 को आपस जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना कि 7। तब हमें ध्यान देना है, तब वह स्थिति जब दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। अब हम जब विपरीत लेंगे यहाँ पर तो 7 होगा। जैसे 2 का विपरीत हम 5 लिखेंगे तो 2 5 7 हो जाएगा। 1 का विपरीत हम 6 लिखेंगे, 1 और 6 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों अंकों का योग 7 आना चाहिए। और 4 का विपरीत हम बराबर 3, क्योंकि 4 और 3 बराबर 7 होता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला पासा है साधारण पासा। ऐसा पासा जिसके दो पड़ोसी सतहों पर अंकित योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। अभी तक हमने 7 ना हो, अब यहाँ पर 7 हो। जैसे 4, 3 और 2 लिखा है तो हम 3 और 4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। अब साधारण पासा में ध्यान देना है कि 1 का पड़ोसी 6 होता है, क्योंकि 6 और 1 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और 2 का पड़ोसी 5 होता है, क्योंकि जब हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और 3 का पड़ोसी 4, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। हमें इस पर ध्यान देना है कि विपरीत सतहों पर 7 ना आए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब हमने अभी आपको बताया है कि मानक पासा और साधारण पासा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, 5 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 8 आता है, और 5 और 1 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 आता है। यानी उपरोक्त पासा मानक पासा है। यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त पासा मानक पासा है, मानक है, क्योंकि 3 और 1 को जो हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 4 ना कि 7, और 5 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आता है 8 ना कि 7। तो विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है, तो हम लिखेंगे विपरीत सतह पर अंकों का योग 7 होता है। जब इसके हम विपरीत जाएंगे तो यहाँ पर 7 होता है। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 4 और 3 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। यानी 3 के विपरीत बराबर 4। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर हमें पासा देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 और 2 7 आता है, यानी यह पासा साधारण है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि उपरोक्त पासा साधारण है। अब यहाँ पर
पासा साधारण है तो 5 और 2 बराबर 7 आता है। तो विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 ना हो, हमने भी बताया है कि साधारण पासा में अंकों का योग 7 ना हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 ना हो तब 5 के विपरीत बराबर 7 ना हो, तो हमारा हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और या 1 भी हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 7 ना हो। तो यानी यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि पासा कौन सा है। तो यहाँ पर हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, ना कि 7। ठीक, अब 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 10, ना कि 7। यानी उपरोक्त पासा मानक पासा है। यह पासा मानक है। कौन सा पासा है? मानक। अब अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो आप जानते हैं कि विपरीत सतह पर 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत, तो यहाँ पर 4 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि हम जब 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, यानी 4 के विपरीत बराबर 3। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। यहाँ अभी तक 1 था, अब 2 आ गया। अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर पासे की 2 स्थिति दी जाएगी, तब हमें यहाँ पर साधारण पासा और मानक पासा नहीं देखना है। यहाँ पर अगला मैथड लगेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 स्थिति दी गई है, तो अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले इसमें हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। 5 यहाँ पर 5 नहीं है, 1 नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉमन है, सबसे पहले हम उसको आगे लिखेंगे। तो कॉमन हमारा यहाँ पर है 2, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे 2, और हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमना है। तो 2 के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 लिखेंगे, और 2 के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 4 के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हमारा है 6। अब 2 के बाद फिर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, यानी 4 के विपरीत अंक बराबर 5। यही आपका आंसर है। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।